वेलकम टू टेस्ट साथी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी, तो अब हमें तैयारी में बहुत सीरियस होकर लग जाना है। अब हमें तैयारी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये सीरीज़ मैंने कंटिन्यू रखनी है और इस सीरीज़ में जो भी आपने अगर क्लासेस मिस की हैं, जो मैंने क्लास 1, अभी आज हमारी क्लास 5th है, अगर आपने लास्ट क्लासेस मिस की हैं तो क्लास को एक बार स्टार्टिंग से देखिए। इस सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमने जो ये क्वेश्चंस रखे हैं, ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मॉडल पैटर्न पे डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चंस हैं हमने यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं और इसमें आपका पॉलिटी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इस सीरीज़ से सीखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 74 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के बारे में पूछ रहा है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में हम क्या देखते हैं कि हमें एक प्रेसिडेंट को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को हर मैटर में, पॉलिसी मैटर में, हर चीज़ के लिए एडवाइस देंगे। और उनको हेड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में ये कहा है, करेक्ट। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। देखो, आर्टिकल 74(2) क्या कहता है कि जो एडवाइस मिनिस्टर्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती। इट शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। तो ये हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या, जो कि हाउस ऑफ पीपल्स के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, द्वारा जोड़ा गया। The total number of ministers in the Council of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People was added by। अब देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो प्रोविजन लाया गया था, ये लाया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया था कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्लस प्राइम मिनिस्टर, इन्हें मिलाकर 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये कहा गया था इसमें। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 89th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? 89th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 89th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था, ठीक है। देवर डिवाइडेड, इनको डिवाइड कर दिया था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देवर डिवाइडेड। और इसको कौन से आर्टिकल में रखा था? इसको रखा था आर्टिकल 338 इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रखा था आर्टिकल 338A, ठीक है। ओके, सो 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें क्या था कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज ऐड की थी। कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की थी? बोडो, डोगरी,
मैथिली एंड मैथिली एंड संथली। तो देखो ये जो 8 शेड्यूल है ना, इसमें लैंग्वेजेस हैं, हमारे जो भी हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग रीजन्स में, उसमें 8 शेड्यूल में वो हैं। तो 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई थी बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब 94th अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। कहाँ? ट्राइबल वाले एरिया में, सॉरी, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा कहाँ? ट्राइब, जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन स्टेट्स में क्या होगा, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा। ये ऐड करा था 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज is headed by the Prime Minister? National Integration Council, National Water Resources Council, Interstate Council and Zonal Councils। अब हमें इसमें से करेक्ट बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर को हेड कौन करता है इन बॉडीज में से? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्यों लाया गया था? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल लाया गया था 1962 में बाय PM जवाहरलाल नेहरू लाए थे। किस लिए? टू ओवरकम या फिर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टू ओवरकम या सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इशू ऑफ रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। आपने देखा होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश से आज़ाद होने से पहले पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का, हिंदू मुस्लिम्स का पार्टीशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनलिज्म वाली फीलिंग भी रहती थी। तो और रीजनलिज्म कि मैं इस रीजन से बिलोंग करता हूँ, एक हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने रीजन को फेवर करते हैं। तो उस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आया, ताकि जो जगहें हैं, नेशन का इंटीग्रेशन हो सके, मिलाव हो सके, ठीक है, एक नेशनल फीलिंग पैदा हो सके। तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे टू ओवरकम द 1962 में लेकर आए थे। ओके, अब ये इसको चेयर कौन करता था? इसके चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरपर्सन या हेड करते थे इसको। ओके, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ऑलराइट, नाउ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल भी PM चेयर करते हैं। करेक्ट, ये भी करेक्ट है एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंटरस्टेट काउंसिल क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से आर्टिकल में आता है ये? लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब बनाते प्रेसिडेंटेड टाइम के। अगर इसकी नीड है, इंटरस्टेट काउंसिल की नीड है, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी करेंगे, उसमें वो इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहेंगे और कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, तो ये टाइम के नीड के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर कौन करेगा? PM चेयर करते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है, इसको भी PM हेड करेंगे। अब जो जोनल काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल्स जो है ना, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि वो बॉडी जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में बनाया एक एक्ट से। तो जोनल काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी थी, ठीक है। इसको हेड कौन करते हैं? इसको हेड करते हैं, जोनल काउंसिल्स को हेड करते हैं होम मिनिस्टर।
होम मिनिस्टर। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कौन हेड करता है इन बॉडीज में से, प्राइम मिनिस्टर किस किस को हेड करते हैं। तो ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड फर्स्ट करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा है? हु कॉल द प्राइम मिनिस्टर द कैप्टन ऑफ द सी ऑफ स्टेट? किसने कहा है? मुनरो, लॉर्ड मोरले, जे हेनरी, ग्रेनविल ऑस्टन। इसका करेक्ट आंसर है मुनरो। मुनरो ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ही इज द कैप्टन ऑफ शिप ऑफ द स्टेट। मतलब अगर एक शिप चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हेड कौन करता है? उनको लीड करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो लीड कौन करता है? उनको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स के डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। आंसर इज मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड in the fundamental duties? Which of the following is mentioned in fundamental duties mentioned in the constitution? Okay, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा जाता है? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना है, ये करेक्ट है। और ये आप देखेंगे, ये आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेगा अंडर आर्टिकल 21, जहाँ पे राइट टू इन्वायरमेंट वाला है। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, करेक्ट। टू अपहोल्ड द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, यस। जो कंट्री की जो वैल्यू है, हमारे जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, उसकी वैल्यू करनी है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री और द कल्चर। टू प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, to promote cooperative societies was not in this, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 2। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो थी पार्ट 4 पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, और हमने कहाँ से बोरो की थी? फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, रशिया, नाउ इट इज रशिया। तो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन पद धारण करता है? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के प्लेजर मतलब प्रेसिडेंट के जो ड्यूरेशन रहता है उसके टाइम तक कौन अपना पद होल्ड करता है, वो हमें बताना है। तो मेंबर्स ऑफ द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर in the country, highest law officer in the country, and it comes under article 76 of the constitution में अटॉर्नी जनरल की बात होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो आता है वो आता है आपका आर्टिकल 324 में, एंड इट इज़ अ 3 member बॉडी, 1 चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशंस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या आता है हमारा आर्टिकल 148 में। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द UPSC की बात होती है
आर्टिकल 315 टू 323 में हमें देखने के लिए मिलता है मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड यूपीएससी के प्रोविजंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बताना है। पार्डनिंग पावर मतलब कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसमें वो जो एक्यूज्ड होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी एक बार देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि वो उनको अगर माफ़ी देनी है या नहीं देनी है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो आती है आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पावर इज एन इम्यूनिटी टू द जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी के पास एक इम्यूनिटी है कि जुडिशरी ने जो अपने वर्डिक्ट दिया है, जो डिसीजन बताया है जुडिशरी ने कि ये जो क्रिमिनल है इसको अब लाइफ सेंटेंस होगा, कैपिटल पनिशमेंट होगी, या जो भी रहा है, तो एक बार प्रेसिडेंट अगर देख लेंगे, रिकंसिडर हो जाएगा कि क्या पता जुडिशरी से कोई एरर हो गया है लॉ का, या कोई मतलब फेयरनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की अगर एक बार देख लेते हैं तो फेयरनेस हो जाती है लॉ में। दिस इज द इम्यूनिटी टू द जुडिशरी। करेक्ट। इट फॉल्स अंडर द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, इट इज नॉट अंडर द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज अंडर एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में आती है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए, ओनली वन। ओके, नेक्स्ट। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लास्ट क्लास में भी करा था, आप मेरी लास्ट वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पूरा एक बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व कराया है। तो आप, आई होप आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर क्या है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि हमसे करेक्ट पूछा है और हम ये सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं एग्जाम में। इसको ज़रूर पढ़ना है आपको कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। हाँ, ये तो मतलब सबसे मेन फीचर जो है यही है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को, जो भी वो पॉलिसीज़ या एक्शंस एग्जीक्यूटिव के, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो भी पॉलिसीज़, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, सो ये करेक्ट हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा डिसॉल्व होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो डिसॉल्व कौन सा हाउस होगा? लोकसभा, लोअर हाउस। राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, ये डिसॉल्व नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज अ सोवरेन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जो है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ देखी जाती है? ये देखी जाती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सोवरेन और सुप्रीम। ओके, तो ये भी इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सरकार के संसदीय रूप का अवगुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया है, तो हमसे पूछा है डीमेरिट। कौन सा इसका डिसएडवांटेज है? डीमेरिट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्यों लेकर आए थे? क्योंकि हमें अपने देश में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए था, जो कि इतने सारी जनता के व्यूज़ को, उसकी जिम्मेदारी ले सके, उसको, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सके। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको वेस्ट मिनिस्टर
वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ओके। और प्रिवेंटिंग ऑटोक्रेसी, हाँ, प्रिवेंटिंग ऑटोक्रेसी मतलब कि जहाँ पे ऑटोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे एक पर्सन के पास अनलिमिटेड पावर होती है, बहुत पावर होती है और वो सबको चलाता है। तो ये वाला ऑटोक्रेसी हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में आप देखोगे ऑटोक्रेसी है, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे एक किंग होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, वो पूरी कंट्री को गवर्न करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करेगा, यस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी नहीं आने देगा। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक डीमेरिट क्या है कि ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा कि पावर जो है जो डिवाइड होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो पावर डिवाइड होती है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। जैसे हमने देखा यूके और यूएसए और यूके में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है इंडिया में। इंडिया में हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते। इंडिया में हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस वाला रहता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर की पावर को चेक कर सकती है, लेजिस्लेचर जुडिशरी की पावर को, एंड एग्जीक्यूटिव की पावर को लेजिस्लेचर चेक कर सकता है। तो एक बैलेंस बना रहता है। डी, हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, हाँ, हमने देखा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी उसकी पॉलिसीज़ या एक्शंस हैं, तो एक हारमोनी बनी रहती है दोनों के बीच में। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डीमेरिट हो जाएगा सी। आंसर इज सी, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्य में राज्यसभा की सीटें समान हैं? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स? देखो, राज्यसभा की जो सीट्स है ना, हर स्टेट की अलग अलग सीट होती है, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस पॉपुलेशन वाइज होता है। अगर यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यूपी की राज्यसभा सीट्स भी ज़्यादा होंगी। गोवा की पॉपुलेशन कम है तो गोवा की रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी। दिल्ली की अलग होगी, उत्तराखंड की अलग होगी। तो हर स्टेट की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, हर स्टेट के अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो इसमें पूछा है कि इक्वल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। तो हम देखते हैं कि गोवा, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश की जो सीट्स हैं, उनकी सीट्स क्या है, राज्यसभा सीट्स कितनी है, वो है 1। इसकी भी 1 है एंड इसकी भी 1 है, मतलब सिर्फ एक मेंबर जाता है राज्यसभा में जो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आसाम की अलग है, तो आसाम नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द राज्यसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिटायरिंग एंड वेकेंट सीट्स आर फिल्ड ओनली बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। राज्यसभा जो है, आर्टिकल 80 में हमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स देखने के लिए मिलता है, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है। तो राज्यसभा जो है उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स कैसे आते हैं राज्यसभा में, मेंबर्स कैसे आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड को लेते हैं। उत्तराखंड में जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे। किस के थ्रू वोट करेंगे? वोटिंग का सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वोट, जिसका जितना वोट शेयर है उसको उतनी सीटें मिलती हैं। जैसे अगर 2% किसी पार्टी का वोट शेयर है तो 2% उसको सीट मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, सारी पार्टीज़ को, चाहे वो छोटी से छोटी पार्टी हो, अगर उसको वोट मिला है तो उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग होती है। एंड सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट। ओके, ये हमारे इंडिया में लिस्ट सिस्टम नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट हो जाते हैं, वो इलेक्ट होते हैं मेंबर, वो उनको कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो राज्यसभा के जो रिटायरिंग एंड वेकेंट सीट्स आर ओनली फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, नो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन ही तो हो रहा है ना, कैसे, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो वोट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर को चूज करने के लिए। यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर के या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो जाके डायरेक्ट वोट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। राज्यसभा का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे, उनका होता है 6 ईयर्स, 6 साल तक एक मेंबर ऑफिस में रहेगा राज्यसभा में। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, ये तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये तो कभी डिसॉल्व होगा नहीं, लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो इसमें क्या होता है कि हर मेंबर, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ओके, तो ये होता है, ये जो 6 ईयर्स वाला जो टर्म ऑफ ऑफिस था, 6 ईयर्स टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, मतलब 6 साल के लिए, और 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर में रिटायर होंगे। तो ये प्रोविज़न हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया कि एक राज्यसभा का मेंबर कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा या फिर कैसे उनका रिटायरमेंट होगा। ये हमें मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा। अब पार्लियामेंट के एक एक्ट है, representation of People's Act 1951। इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 6 ईयर्स होगा, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। ओके, नाउ आई एम रबिंग इट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, एंड रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हाँ, रिटायरिंग मेंबर्स जो होंगे वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था, इट वॉज अंडर आर्टिकल 19 एंड 31। ओके, इन दोनों आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी था। तो ये फंडामेंटल राइट था पहले, फिर इसे फंडामेंटल राइट से हटा के कौन से उससे हटाया, अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटाया। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। नाउ अब क्या है ये, अब जो है ये इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट नहीं है अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है, तो अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 19 या 31। ओके, अब ये क्या है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इट वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल right by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? No, it was removed by 44th Amendment Act 1976।
78। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगी। इट इज़ अ लीगल राइट मेंशन्ड इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, लीगल राइट है, पार्ट 12 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द सेक्युलर स्टेट। अब देखो, सेक्युलर स्टेट की बात हो रही है। सेक्युलरिज्म हम कहाँ देखते हैं? सेक्युलरिज्म हमने देखा कि प्रियम्बल में भी है। क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign socialist secular वर्ड आ रहा है ना, तो प्रियम्बल में हमें देखने के लिए मिलता है कि सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की अगर हम बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है वो सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट करेगी, सारे धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, हमारे कंट्री में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं यूएसए में क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे क्या है, स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता और रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट हमें देखने के लिए मिलता है एक पॉजिटिव ब्लेंड, जहाँ पे स्टेट जो है वो सारे धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करती है। तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 में क्या पता चलता है कि आपने देखा होगा, इसमें कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन बेस्ड ऑन रिलीजन। रिलीजन की बात आती है ना, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ऐसे करके, तो एक रिलीजन वर्ड आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें आर्टिकल 14 बता रहा है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे किसी को भी डिनाई नहीं करेगी, राइट। तो इसमें पता चलता है आर्टिकल 14 इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ड ऑन, और कोई भी स्टेट जो है किसी भी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, इसमें भी मेंशन है आर्टिकल 16 में। तो ये भी सेक्युलरिज्म को क्या कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि सेक्युलरिज्म आर्टिकल 16 में भी है। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer educational institutions, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो माइनॉरिटीज कौन होंगी, दो तरह की माइनॉरिटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज वर्ड तो कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये बताया गया है कि दो तरह की माइनॉरिटीज होंगी, एक तो रिलीजियस होंगी और दूसरी लिंग्विस्टिक। तो ये भी आर्टिकल 30 रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्युलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आर्टिकल 44 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने के लिए मिलता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, एक पर्टिकुलर लॉ होगी जो सारे धर्म के लोगों पे अप्लाई होगी, वेदर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजेंट मैटर, वो सेम लॉ सब पे अप्लाई होगी। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे भी हम सेक्युलरिज्म देख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म प्रमोट हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सेलेक्ट द करेक्ट, ये भी करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रीडम मीन्स द एब्सेंस ऑफ restrictions on the activities of individual.
हाँ, फ्रीडम मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, अब देखो एक्टिविटीज मतलब इंडिविजुअल अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपनी पसंद का करियर चूज करना चाहता है, तो उसके पास ये फ्रीडम है कि उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसकी एक्टिविटीज़ पे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड आपको फ्रीडम मिलती है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, कि किसी घर में चोरी कर ली, ऐसा ऐसा नहीं होता, इतनी फ्रीडम नहीं होती। इट कैन बी इंजॉयड विदाउट लिमिट। ओके वेट, इट कैन बी इंजॉयड विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट आप इंजॉय नहीं कर सकते, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रीडम पे भी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर इज वन ओनली। करेक्ट आंसर इज वन ओनली। ओके ए, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 contains the following provisions: allocation of seats in Lok Sabha and state legislature, eligibility of voters in election to the Lok Sabha and state legislatures, notification of general elections. Which of the following statement given is above are correct? देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए लाया गया था, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये थे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि सीट्स को एलोकेट किया जाएगा, सीट्स को बांटा जाएगा कि कितनी सीट्स लोकसभा की होंगी एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैसे सीट का एलोकेशन होगा। करेक्ट है। एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब वोटर्स जो वोट दे रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल कब वोट दे सकता है? जब उसकी एज क्या हो, 18 ईयर्स, जब वो 18 साल का हो चुका है। तो वोटिंग एज वगैरह और एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन, कैसे वोट करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो ये भी करेक्ट है। नोटिफिकेशंस ऑफ जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की नोटिफिकेशन भी निकालता है, इस एक्ट के थ्रू ही होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी। इलेक्शन कमीशन क्या है? इट इज अ परमानेंट, इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 324 हमें इलेक्शन कमीशन का पता चलता है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंजॉय अ स्टेटस इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, इनका जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस होता है वो किसके बराबर होता है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट। ओके, इलेक्शन कमीशन को कितनी मेंबर की बॉडी होती है? 3 मेंबर बॉडी, जिसमें क्या होता है? 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर and 2 other election commission। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो इलेक्शन कमीशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल कमीशन फॉर विमेन वॉज क्रिएटेड बाय। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने इससे पूछा था कि एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आई थिंक 2023 में आया था
कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और एक था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऐसे 3-4 बॉडीज़ दे दी थी। और उसमें पूछा था कि ये बताइए कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम लोग पढ़ते बहुत डीप में हैं, लेकिन हम लोग ना सरफेस लेवल की चीज़ें छोड़ देते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बनी थी एक एक्ट के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट में बनी थी ये, ठीक है। सो इट वाज क्रिएटेड द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी होगी। तो अगर हमें पता है, देखो अगर हमें यहाँ पे पता है कि अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर हमें पता है तो ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये कैसे बनी है। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो दिस वॉज क्रिएटेड बाय द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। सी नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस करेक्ट। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हमें यूपीएससी के बारे में देखने के लिए मिलता है। The President has given the power to determine the terms of service of the chairman and members. Yes, President के पास ये power होती है। Its chairman और members cannot be reappointed after the term. Correct. तो इनका जो term of office रहता है वो रहता है 6 years and 65 years. Whichever is earlier. अगर वो पहले 6 years के हो चुके हैं, 6 ईयर उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, कंप्लीट हो चुका है, तो रिटायर हो जाएंगे। और अगर उनका एज पहले हो चुकी है, 65 ईयर्स के हो चुके हैं, तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, द फाइनेंस, ओके, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने के लिए मुख्य रूप से संबंधित है। थोड़ी मेरी हिंदी कभी कभी इधर उधर हो जाती है। द फाइनेंस कमीशन इन सेंडिंग recommendation to the president is mainly concerned with, all right, the finance commission in sending recommendation to the president is mainly concerned with, a finance commission जो है it is a constitutional body and it comes under article 280 of the constitution and it is a quasi wait under article 280 and it is a quasi judicial बॉडी। और इनकी जो एडवाइस होंगी, दीज आर एडवाइजरी, ये एडवाइजरी है। जो भी एडवाइस ये देंगी फाइनेंस कमीशन, जो भी एडवाइस देगा तो वो बाइंडिंग नहीं होंगी प्रेसिडेंट पे, वो एडवाइजरी है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांट टू द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। हाँ, किस स्टेट को कितना ग्रांट देना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये फाइनेंस कमीशन बताएंगे, ओके, प्रेसिडेंट को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे टैक्स डिवाइड होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको भी ये बताएंगे फाइनेंस कमीशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? Who among the following is the chairperson of the National Human Rights Commission? चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैंने बताया था अभी जब हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ये यूपीएससी में आया था, तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो
चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हों, या फिर फॉर्मर सीजीआई, मतलब सीजीआई रहे हों, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर फॉर्मर जज रहे हों। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, सो आज यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है आज की। आई होप आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, और आपको जो भी इशू आ रहा है क्लास में, कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि हम कुछ और भी पॉलिटी में मैं आपको कराऊं, कोई टॉपिक कराना है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। नीचे कमेंट करिए और अपना फीडबैक बताइए मेरे को। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।